हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम ओशनोग्राफी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। इसके पहले हमने 10th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए वीडियो कैसा लगा आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 11th नंबर क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। इंडियन ओशन ओपन्स अप टू द आर्कटिक सी इन द नॉर्थ। The floor of Indian Ocean is more regular as compared to the Pacific Ocean. Lakshadweep Chagos Reef divides the Indian Ocean into two basins. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द इंडियन ओशन। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इंडियन ओशन ओपन्स अप टू द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। नहीं, अगर आपको इंडियन ओशन का मैप याद होगा तो आपको पता होगा कि ये जो है ये इंडियन ओशन है और आर्कटिक ओशन जो है ऊपर साइबेरियन वाले रीजन में है, जो यूरोपियन और साइबेरियन और कनाडा वाले पार्ट को टच करता है। तो ये आर्कटिक ओशन में टच मतलब ओपन नहीं होता। द फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन इज मोर रेगुलर एज कम्पेयर टू द पैसिफिक। नहीं, मोर रेगुलर कहाँ पे है इंडियन ओशन? यहाँ पर तो आपको पता दिख रहा है कि यहाँ पे लैंड्स है और यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है, तो ये मोर रेगुलर्स नहीं है। लक्षद्वीप चागोस रीज डिवाइड्स द इंडियन ओशन इनटू टू बेसिन। ये बिल्कुल सही बात है कि लक्षद्वीप चागोस जो रीज है वो डिवाइड करते हैं इंडियन ओशन को दो बेसिन में। ऑप्शन नंबर ए और बी जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इंडियन ओशन बिकॉज इट इज बाउंडेड बाई एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, टू द साउथ इट इज बाउंडेड बाई सदर्न ओशन और अंटार्कटिका। इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड ओशनिक डिवीजन का, कवर करता है ये 19.8% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये दोनों ही इनकरेक्ट है। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोफाइल ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के प्रोफाइल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। Most of the islands of the oceans are located in the eastern part. The central ridge of the Indian Ocean is divided into several small ridges. Madagascar ridge divides Arabian Sea into two parts. All of the above. इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मेडागास्कर रीज जो है वो डिवाइड नहीं करता अरेबियन सी को दो पार्ट में, ये तो बिल्कुल गलत है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द ओशंस आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट, नहीं ये भी गलत है, वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। द सेंट्रल रीजेस ऑफ द इंडियन ओशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल रीजेस, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर और ए और सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। जो सेंट्रल रीज जो है इंडियन ओशन का वो डिवाइड है सेवरल स्मॉलर रीजेस में। रीजेस टू द साउथ ऑफ द पेनिनसुला जिसको कहते हैं लक्षद्वीप रीज, साउथ ऑफ द पेनिनसुला में आपको क्या देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप रीज देखने को मिलेगा, जो कि एक कोरल आइलैंड है और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है। द रीज बिटवीन 30 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर इज कॉल्ड एज सेंट पॉल रीज। द साउथ इज द एम्स्टर्डम रीज और साउथ जो रीज है उसको बोलते हैं एम्स्टर्डम रीज। स्टेटमेंट ए और सी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ द ओशन आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स। मेडागास्कर रीज जो है वो डिवाइड नहीं करता है अरेबियन सी को दो पार्ट में। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 13th ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ट्रेंच और इसका लोकेशन दिया हुआ है मिंडाओ, सुंडा ट्रेंच, रोमांस ट्रेस, अटलांटिक पैसिफिक और इंडियन ओशन। तो मिंडानाओ जो ट्रेंच है वो हमें कहाँ देखते, तो मिंडानाओ जो ट्रेंच है वो हमें देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन में। सुंडा ट्रेंच आपको पता होगा कहाँ पे है, इंडियन ओशन में। सुंडा आपको पता है किसका पार्ट है? इंडोनेशियन आइलैंड का। और रोमांस ट्रेंच जो है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मिंडानाओ ट्रेंच जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? वो हमें फिलीपाइंस वाले पार्ट में देखने को मिलता है। फिलीपाइंस ट्रेंच है ये और ये सबमरीन ट्रेंच है इन द ईस्ट ऑफ द फिलीपींस। फिलीपींस के ईस्ट में ये सबमरीन ट्रेंच है।
और ये ट्रेंच जो लोकेटेड है फिलीपींस सी ऑफ द वेस्ट नॉर्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन में। सुंडा ट्रेंच क्या, जिसको फॉर्मली क्या कहा जाता था, जावा ट्रेंच कहते थे। तो ध्यान रखेंगे कि सुंडा ट्रेंच को ही जावा ट्रेंच कहते थे और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, नियर द सुमात्रा। रोमांस ट्रेंच जो है वो थर्ड डीपेस्ट ट्रेंच है अटलांटिक ओशन का, किसके बाद, प्योर्टो रिको ट्रेंच और साउथ सैंडविच ट्रेंच के बाद। तो ध्यान रखेंगे साउथ सैंडविच ट्रेंच और प्योर्टो रिको जो ट्रेंच है वो भी किसके पार्ट है, वो भी पार्ट है आपके अटलांटिक ओशंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द ओशन। तो ओशन में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर हॉटर देन ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर इज मोर इन polar region as compared to the equatorial region. Temperature of oceanic water differs longitudinally. Oceanic current influence the temperature of the oceanic surfaces. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर का जो ओशन होगा वो कैसे हॉटर होगा। मैंने पहले भी बताया था कि सदर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड जो होता है वो कम देखने को मिलता है और आपको पता है कि लैंड जो होता है वो जल्दी वार्म होता है और जल्दी कोल्ड भी होता है और लैंड से जो कॉन्फिगरेटेड होते हैं, लैंड से जो घिरे हुए रहते हैं तो वो जल्दी गर्म होता है। मतलब ओशन होगा वो धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है, जो कि लैंड जल्दी गर्म होता है और लैंड जल्दी ठंडा होता है। और लैंड से जो रिलेटेड ओशंस होते हैं वो भी गर्म रहते हैं। मतलब और इनक्लोज भी लैंड हमें इनक्लोज ओशन में देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में हमें इनक्लोज्ड ओशन नहीं देखना, सब ओपन ओशन होते हैं और ओपन ओशन होने की वजह से वो जो है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो ठंडा होता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर। यहाँ पे सरफेस वाटर की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे। सरफेस वाटर जो होता है टेम्परेचर पोलर रीजन में वो गर्म होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन। सरफेस वाटर की बात की जा रही है इसीलिए ये हमारा सही है। टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर डिफर्स लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो डिफर करता है, बिल्कुल सही बात है। ओशनिक करेंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द ओशन करंट, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द ओशन, एवरेज टेम्परेचर जो सरफेस वाटर का होता है ओशन का वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है और ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है इक्वेटर से पोल तक। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 पर लैटिट्यूड। द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन द सदर्न हेमिस्फीयर। एक सेकेंड, यहाँ पे बी जो है ऑप्शन ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सरफेस, आपको पता है कि इस डायरेक्ट रेज जो पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, पोलर नहीं होगा, इक्वेटोरियल रीजन होगा। डायरेक्ट रेज जो पड़ता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है इक्वेटोरियल रीजन में। और इक्वेटोरियल रीजन में अगर हमें देखने को मिलता है तो इसीलिए वहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल रीजन में और पोलर में वो कम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ए और बी दोनों ही होगा। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन एक्चुअली हमें क्या बताता है, ये हमें बताना है। द बाउंड्री वेयर ओशनिक वाटर फ्रीजेस कंप्लीटली, द बाउंड्री वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द ओशन वाटर, द बाउंड्री वेयर टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर इंक्रीजेस, द बाउंड्री वेयर ओशनिक वाटर बिकम्स डेंसर। एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता है, अगर थर्मोक्लाइन का अगर ग्राफ आपने देखा होगा तो थर्मोक्लाइन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। तो ये जो रीजन होता है ये सरफेस वाटर का होता है और ये जो रीजन होता है जहाँ पे रैपिडली जो है वो डिक्लाइन होता है टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन रीजन। ठीक है, ये होता है थर्मोक्लाइन रीजन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। थर्मोक्लाइन किसको कहता है, बाउंड्री वेयर देयर इज रैपिड डिक्लाइन इन ओशनिक टेम्परेचर। थर्मोक्लाइन जो होता है वो ट्रांजिशन लेयर होता है बिटवीन वार्मर mixed water at the ocean surface and cooler deep water below. Second layer lies below the first layer and is characterized with rapid decrease in the temperature. यहाँ पर rapid decrease देखने को मिलता है with increasing depth. Thermocline layer जो होता है वो around 500 to 1000 मीटर
थिक होता है। ठीक है, 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 द हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओशन फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम लेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। द टेम्परेचर डेप्थ profile for the oceanic current shows how the temperature decreases with the increase in depth. An Antarctic region is characterized by only one layer of uniform temperature from surface to the bottom. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्शन के थ्रू नहीं होता है। हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम लेयर, वहाँ पे कंडक्शन के द्वारा सिर्फ नहीं होता है, कन्वेक्शन का भी रोल प्ले होता है। ठीक है, आपको पता है सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड उसमें कंडक्शन जो होता है वो रोल प्ले करता है, जबकि लिक्विड स्टेट में कन्वेक्शन का रोल प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा कन्वेक्शन। कि हीट कन्वेक्शन में क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कि कंडक्शन में पार्टिकल्स जो होते हैं, एक पार्टिकल्स गर्म होता है, फिर दूसरा पार्टिकल्स गर्म होता है, फिर इस तीसरा पार्टिकल ऐसे गर्म होता जाता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता, मतलब पार्टिकल्स का ये मूवमेंट नहीं होता है। जबकि कन्वेक्शंस में क्या होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है और वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हीट कैसे मिलता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ द convection. The temperature depth profile for ocean water shows how the temperature decreases with increase in depth. तो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल हमें क्या बताता है? ये हमें यही बताता है कि टेम्परेचर जो है वो कैसे डिक्रीज करता है जैसे जैसे डेप्थ जो है ओशन की वो इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द अंटार्कटिका रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली वन लेयर ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम। तो अंटार्कटिका रीजन जो है वहाँ पे सिर्फ एक लेयर जो होता है जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर को बताता है सरफेस से बॉटम का। अंटार्कटिका लेयर ऐसे क्यों बताते हैं? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जो सनलाइट होता है वो नहीं पहुँच पाता है। तो जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वहीं पे एक यूनिफॉर्म लेयर हमें पाया जाता है। ठीक है, तो 2, 3 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर शोज हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन depth. In the Arctic and Antarctica circles, the surface water temperature are close to 10 degree Celsius. So the temperature changes with the depth is very slight. यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो बहुत स्लाइट होता है, इसीलिए वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म लेयर देखने को मिलता है। ठीक है, और हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओशन फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम लेयर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 17th नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। तो सैलिनिटी ऑफ द ओशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ओशनिक सैलिनिटी इन ओपन सीज इज ग्रेटर देन इन इनलैंड सी। In Arctic region, there is seasonal fluctuation in the salinity. Salinity in coastal region is almost similar to the salinity in oceans. All of the above. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ओशनिक सैलिनिटी जो होता है ओपन सीज का नहीं, ओपन सीज का जो ओशनिक सैलिनिटी होता है वो कम होता है। ओपन सीज का क्यों होगा? क्योंकि ओपन सीज में और सब वाटर मिलते रहते हैं, तो क्या होगा? उसकी जो सैलिनिटी होगी वो दूसरे से भी मिक्स होती रहेगी। जबकि इनलैंड सी में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और इसका कहीं से मिक्सिंग भी नहीं होता है, तो इसीलिए इनलैंड का जो उस सैलिनिटी होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ओपन ओशनिक सीज। ये ध्यान रखेंगे। और इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी डिटेल में भी बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। सेकेंड जो है, इन आर्कटिक रीजन सीजनल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है सैलिनिटी में। बिल्कुल सही बात है कि आर्कटिक रीजन में सैलिनिटी का हमें सीजनल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। सैलिनिटी इन कोस्टल रीजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सैलिनिटी इन ओशन। नहीं, कोस्टल रीजन में सैलिनिटी सिमिलर नहीं होता। कोस्टल रीजन में बहुत सारे जो रिवर्स होती हैं वो आके मिलती हैं, तो वहाँ की जो सैलिनिटी होती है लगभग कम होती है। जैसे हम अगर बात करें इंडिया की कोस्टल रीजन जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी रीजन का, तो बे ऑफ बंगाल इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी लेस सैलिन, इसमें लेस सलाइन वाटर होता है। लेस सैलिनिटी क्यों पाई जाती है? लो सैलिनिटी होने का रीज़न यह है कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे जो रिवर होती हैं वो फ्रेश वाटर के साथ आते हैं, तो इसलिए जो इसका कोस्टल रीजन होता है वो
लेस सलाइन होता है। अरेबियन सी में भी बहुत सारी रिवर आके मिलती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा सी आके मिलती है, ज़्यादा फ्रेश वाटर इसको मिलते हैं, इसलिए इसका जो कोस्टल रीजन होगा वो कंपैरेटिवली लो सलाइन वाला होगा। ठीक है, सैलिनिटी इन कोस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, और ये हमारा जो है वो गलत है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सैलिनिटी इज लो इन द समर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड अराइवल ऑफ द रिवर वाटर ऑल्सो रिड्यूसेस द सैलिनिटी इन समर। अभी हम बात कर रहे थे कि आर्कटिक रीजन में सीजनल फ्लक्चुएशन होता है। तो आर्कटिक रीजन में सीजनल फ्लक्चुएशन क्यों होता है? क्योंकि अगर समर रीजन रहेगा तो जो भी आर्कटिक ग्लेशियर्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो मेल्ट होंगे तो वाटर जो है वो मिलेगा किसमें, वाटर जो है वो मिक्स होगा आपका ओशन में मिक्स होगा वाटर, तो वहाँ की जो सैलिनिटी होगी वो कम होगी। लेकिन विंटर में क्या होता है, फ्रीजिंग ऑफ स्नो हो जाता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इन हॉट एंड ड्राई रीजन वेयर इवापोरेशन इज हाई सैलिनिटी समटाइम्स रीचेस टू 70%। और कई बार क्या होता है कि इवेपोरेशन ज़्यादा हो, आप ध्यान में रखेंगे कि इवेपोरेशन अगर ज़्यादा होता है तो सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि इवापोरेशन कब ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रेश वाटर मिलेंगे तो सैलिनिटी कम होगी। दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि जो इनलैंड रीजन होगा उसकी सैलिनिटी इन कंपैरिजन टू ओपन रीजन के कंपैरिजन में उसकी जो सैलिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी। Oceanic salinity in inland seas is higher than in the open ocean. Salinity in coastal areas is same as the salinity in the ocean. Sometimes it is more than the oceans, while sometimes it is less. 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following factor will change the salinity of water bodies? तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा, कौन सा जो फैक्टर वो चेंज करेगा सैलिनिटी ऑफ द वाटर बॉडी? ये हमें बताना है। फ्रेश वाटर इनफ्लो, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, डिक्लाइन इन डेंसिटी, विंड मोमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द चेंजिंग द सैलिनिटी ऑफ द वाटर बॉडी। तो पहले देखिए फ्रेश वाटर इनफ्लो। अभी हमने जैसे देखा फ्रेश वाटर इनफ्लो होगा तो वो सैलिनिटी को चेंज कर देगा, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी जो होगी वो कम होगी। डिक्लाइन इन डेंसिटी, बिल्कुल डेंसिटी का अगर डिक्लाइन होगा तो वहाँ पे भी जो सैलिनिटी होगी वो भी डिक्रीज करेगी। विंड मोमेंट भी अफेक्ट करता है, सैलिनिटी को चेंज करता है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सैलिनिटी इज अ टर्म यूज टू डिफाइन टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन द सी वाटर। तो सैलिनिटी किस चीज़ को बताता है, डिजॉल्व सॉल्ट को बताता है सी वाटर में। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को वो क्या क्या है? सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेवल ऑफ द ओशन डिपेंड्स मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर। सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन कोस्टल रीजन, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर का इनफ्लो होता है रिवर्स के द्वारा। पोलर रीजन में भी प्रोसेस होता है फ्रीजिंग और मेल्टिंग ऑफ द आइस। ठीक है, विंड भी अफेक्ट करता है। कैसे? विंड जो है लेके जाता है ओशन वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो कंट्रीब्यूट करता है सैलिनिटी के वेरिएशन में, और डेंसिटी भी उससे रिलेटेड होता है। तो एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ को, सैलिनिटी इन द रीजन को। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द सॉल्ट गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज कंपोजिशन इन द सी वाटर। तो हमें बताना है कि जो सी वाटर होता है उसमें कौन कौन से जो सॉल्ट पाए जाते हैं उनका क्या क्या परसेंटेज है, इसके रिगार्डिंग हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज हमें देखने को मिलता है तो वो है कैल्शियम सल्फेट का, उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट का, उसके बाद है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्चुअली यहाँ पे बताया जा रहा है तो सबसे कम कैल्शियम, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड का, NaCl का सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है कैल्शियम सल्फेट का। तो सबसे कम कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड का, उसके बाद होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसके बाद होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, उसके बाद होता है कैल्शियम सल्फेट, यानी सबसे कम होता है कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट होता है 4.7%, कैल्शियम सल्फेट होता है 3.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है 10.9%, सोडियम क्लोराइड होता है 77.7%। ठीक है, और एक्चुअली जो सैलिनिटी होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ द सी वाटर।
तो किस में करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें करेक्ट कोड यहाँ पे बताना है। द लेयर एट विच सैलिनिटी ऑफ ओशन रिकॉर्ड अ शार्प डिक्लाइन इज नोन एज हेलोक्लाइन। अभी हमने जस्ट देख रहा था थर्मोक्लाइन का, जहाँ पे टेम्परेचर जो है जिसका शार्प डिक्लाइन होता है, वैसे ही हेलोक्लाइन होता है। और इसमें क्या होता है, जो सैलिनिटी होती है उसकी डिक्लाइन करता है, ठीक है, शार्प डिक्लाइन होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। द सैलिनिटी ऑफ लेयर इन डीप ओशन डू नॉट चेंज एज कम्पेयर टू द सैलिनिटी एट द सरफेस। तो सैलिनिटी ऑफ लेयर इन डीप ओशन डू नॉट, हाँ, डीप ओशन में सैलिनिटी जो है उतना चेंज नहीं होता है जितना सैलिनिटी जो है वो सरफेस। इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आपका हेलोक्लाइन वाला हो गया। और डीप लेयर में सैलिनिटी जो होता है वो लगभग उतना ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और कोई भी एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। हेलोक्लाइन जो होता है एक वर्टिकल जोन होता है इन द ओशनिक वाटर कॉलम इन विच जो सैलिनिटी चेंजेस, वर्टिकल जोन ऐसे ही होता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द वेल मिक्सड यूनिफॉर्मली स्लाइन वाटर लेयर, और ये वेल मिक्सड यूनिफॉर्मली स्लाइन वाटर जो होता है उसके नीचे एग्जिस्ट करता है। सैलिनिटी एट सरफेस इंक्रीजेज बाई लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवापोरेशन। सैलिनिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है जैसे ही इवापोरेशन होगा, मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो सैलिनिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज होगा जब उसमें फ्रेश वाटर जो होगा अगर वो उसमें मिलेगा। सैलिनिटी जो डेप्थ लेवल पे होता है वो उतना वेरिएबल नहीं होता है, उतना चेंजेबल नहीं होता है, वो मच फिक्स्ड होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।